हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों देखो, टर्म वन में तो मैंने आपकी बिजनेस स्टडीज़ की ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पाया, लेकिन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका टर्म टू क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो। क्योंकि अब आपका दोबारा से दिल्ली में तो लॉकडाउन लग चुका है, तो मोस्टली आपकी क्लासेस ऑनलाइन ही चलने वाली हैं। और जो टर्म टू का सिलेबस है वो टर्म वन से ज़्यादा एजुकेटेड, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला और ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब आपके कॉमर्स की स्ट्रीम के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है। और स्पेशली जो आज हम चैप्टर करेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये आपकी बुक का 7th चैप्टर है। चाहे आपके पास कोई भी राइटर की बुक हो, उसमें 7th या किसी में 8th होगा, बिकॉज 6th चैप्टर भी एक एडिड है उसमें। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल चैप्टर है, साथ में बड़ा चैप्टर भी है, और इसके जो मार्क्स हैं वो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, तो आपको रिटर्न में सब कुछ लिखना पड़ेगा अगर सब्जेक्टिव होता है इन केस। तो अब आपको इस चैप्टर को पूरे डिटेल में पढ़ना है, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें आप बोर होगे। जैसे आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था ना, वो बड़ा चैप्टर था लेकिन थोड़ा सा बोरिंग था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। डीप भी है ये चैप्टर, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, जो आपका आगे नॉलेज में काम आएगा। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना, आप जितने ज़्यादा आपके माइंड में क्वेश्चन आए, मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं प्लीज़ वो ज़रूर पूछना। क्योंकि अगर आप वो पूछोगे नहीं, चाहे कहीं से भी पूछो, चाहे आपके स्कूल आपके जो टीचर हैं उनसे पूछो, क्योंकि ये जितना आप डीपली पढ़ोगे ना, उतनी आपको ज़्यादा नॉलेज देगा। अब ये चैप्टर है किस बारे में, हमने अपनी पूरी बिजनेस स्टडीज़ में अभी तक जो भी आपने पढ़ा ये पढ़ लिया कि कितने टाइप के बिजनेस होते हैं, बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, सोल प्रोप्राइटर, HUF, पार्टनरशिप कंपनी, ये सब पढ़ लिया। लेकिन एक बिज़नेस को चलाने के लिए तो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है फाइनेंस, पैसा। जब तक पैसा नहीं होगा किसी बिजनेस के पास, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे बड़ी सी बड़ी कंपनी हो, वो भी बंद हो जाती है अगर उनके पास एडवोकेट फंड नहीं पड़े। तो एक बिज़नेस कहाँ से पैसा लेगा, कितने जरिए हैं, कितने सोर्सेज है उसके पास पैसा आने के, वो सारा हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये आपका। देखो, चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि बिजनेस के पास कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है। तो पहले तो हम मीनिंग करेंगे कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। तो देखो, इट रेफर्स टू द मनी फंड रिक्वायर्ड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज टू कैरी आउट इट्स बिजनेस एक्टिविटीज। ये वो पैसा होता है जो एक बिजनेस को ज़रूरत पड़ती है अपने बिजनेस डेली एक्टिविटीज़ को पूरी करने के लिए, कि उसने कुछ सामान परचेज करना है, सैलरी देनी है, रेंट देना है, बिल देना है, या जब वो सेल करेगा, क्रेडिट में सेल कर रहा है लेकिन उसको तो परचेज करना पड़ेगा कैश में। तो जब वो वहाँ पे पेमेंट देगा तो वो पैसा कहाँ से लाएगा। तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ जहाँ से वो पैसा कलेक्ट कर सकता है, तो वो सारा का सारा इसमें पढ़ेंगे। ये तो बेसिक सा मीनिंग था आपका, कि बिजनेस रेफर्स टू द मनी फंड रिक्वायर्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज टू कैरी आउट इट्स बिजनेस एक्टिविटी। अब देखो, ये करना क्यों ज़रूरी है, बिजनेस फाइनेंस किसी भी बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा हो। तो ध्यान रखना, हर बिजनेस में दो तरह की कैपिटल होती है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है आपकी वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल कौन सी होती है, जो बिजनेस में एक ही बार लगेगी और बड़ा अमाउंट होता है इसका। जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने लैंड ले ली, बिल्डिंग ले ली, मशीन ले ली, अब वो आप बार बार तो लोगे नहीं डेली बेसिस पे। 6 महीने हो सकता है, 6 महीने में मैंने कम बोल दिया, आप मान के चलो 2 साल 5 साल में एक बार लोगे। जब आप अपने बिजनेस की ग्रोथ करोगे तभी आप जाके दूसरी बिल्डिंग खरीदोगे या लैंड खरीदोगे। तो ये पैसा वो होता है, ये कैपिटल वो होती है जो बिजनेस में फिक्स एसेट में लगाई जाती है, लॉन्ग पीरियड के लिए लगती है, 10 साल 20 साल, और इसका अमाउंट भी ह्यूज होता है, बड़ा अमाउंट होता है। क्योंकि बिल्डिंग वगैरह आपको पता है सस्ती तो आती नहीं, मशीन्स वगैरह जो कंपनीज में लगती हैं। तो ये होती है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। कुछ एग्जांपल हैं, परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग और मशीन। वहीं पे जो दूसरी हमारी कैपिटल है वर्किंग कैपिटल, इसका नाम देखो, वर्किंग मतलब जो बिजनेस को डेली वर्क करने के लिए पैसा चाहिए, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए हमें पैसा एक बिजनेस को चाहिए होता है। अब इसमें क्या होता है, डेली एक्टिविटीज़ का खर्चा ये, इसका अमाउंट स्मॉल होता है इसके फिक्स्ड कैपिटल के कंपैरिजन में। फिक्स्ड कैपिटल में तो करोड़ों में जाता है अमाउंट। अब इसके एग्जांपल क्या है, सैलरी, वेजिस एंड रेंट, ये कुछ 3 एग्जांपल है। या रॉ मटेरियल परचेज करना, अब ये चीज़ें डेली बेसिस पे होती है, हर 15 दिन बाद वेजिस आपकी डेली बेसिस पे जाएगी, सैलरी आपकी मंथली बेसिस पे जाएगी, ऐसे ही रेंट जाएगा। तो ये दोनों के लिए एक बिज़नेस को अपने फाइनेंस को मेंटेन करके चलना पड़ता है, कि
उसको इतना पैसा अपने पास रखना ही पड़ेगा कि वो वर्किंग कैपिटल को, रिक्वायरमेंट को भी मेंटेन कर पाए और प्लस फिक्स्ड कैपिटल को भी देख पाए। मान लो मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर मैंने पैसा जोड़ा नहीं और मैं चाहता हूँ कि मेरे बिज़नेस की ग्रोथ हो जाए, अगर मेरे पास खुद की सेविंग है तो मैं अपने आप लैंड ले लूँगा, मशीन ले लूँगा, अदरवाइज़ मेरे को कोई और सोर्स देखना पड़ेगा। अब वो कौन से सोर्स हैं वो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। देखो ये चैप्टर बड़ा है तो इसे हम 1 या 2 या 3 वीडियो में से भी नहीं कर पाएंगे, कम से कम इसकी वीडियो बनेगी 5-6, क्योंकि डिटेल में है ये चैप्टर और आपको ये चैप्टर पढ़ना भी डिटेल में चाहिए ताकि आपको इसकी अच्छी नॉलेज मिले और आगे जाके आपको 12th में भी ये काम आएगी या अदर कोई भी कोर्स करोगे कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड तो वहाँ पे काम आएगा। तो अभी ये तो हमने इसका पढ़ लिया बेसिक, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि 2 टाइप के फंड्स होते हैं, एक होते हैं ओनर्स फंड और एक होते हैं बोरोड फंड। तो ओनर्स फंड क्या होते हैं, उसमें क्या क्या आता है, उनके मेरिट डिमेरिट फीचर, और बोरोड फंड के बारे में भी उसमें क्या आता है, उसके मेरिट डिमेरिट क्या होते हैं। तो चलो फिर अब आगे पढ़ते हैं ओनर्स फंड और बोरोड फंड। तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। ओनर्स फंड और बोरोड फंड 2 टाइप के हमारे फंड्स होते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आपने भी अपनी बुक में ना जब भी ये टॉपिक पढ़ना है तो डिफरेंस से ही पढ़ना है, क्योंकि इसका अलग से टॉपिक नहीं आएगा। ऐसे नहीं बोलेंगे आपको कि एक्सप्लेन ओनर्स फंड, हमेशा इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, अलग अलग बेसिस के डिफरेंस है। 6 पॉइंट्स है, पहले हम ये मेन 2 पॉइंट्स करेंगे फिर आगे के 4 पॉइंट्स करेंगे। तो देखो मीनिंग क्या है पहले ओनर्स फंड का। फंड प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स, ये वर्ड आपने याद रखना है, ओनर्स ऑफ एन एंटरप्राइज विच मे बी अ सोल प्रोपराइटर। जैसे हमने पढ़ा होगा अपने सेकंड चैप्टर में, जो सोल प्रोपराइटर था वो ओनर वो भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकते हैं, शेयर होल्डर भी हो सकते हैं। अब शेयर होल्डर कौन होते हैं, जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे होते हैं। अभी इनको इस वर्ड को भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, या तो सोल प्रोपराइटर ने पैसा लगाया वो ओनर्स फंड के अंदर आता है, किसी पार्टनर ने पैसा लगाया, या शेयर होल्डर जो पैसा लगाते हैं, जो पैसा कंपनी को देते हैं शेयर खरीदने के लिए, वो भी ओनर फंड में कंसीडर किए जाते हैं। और इसके सोर्सेज क्या है, अब ये जो सारे सोर्सेज हैं यही आपका ये पूरा का पूरा सोर्स ऑफ फाइनेंस का चैप्टर है। आगे आपने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर, यही इन सब के ही बारे में इस चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ना है। इनका मीनिंग, इनके मेरिट, डीमेरिट, फीचर, टाइप्स, ये सब आपने पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रिटेन इक्विटी शेयर आता है, इसके बारे में आप अकाउंट्स में भी पढ़ोगे आगे जाके। तो ये कुछ सोर्सेज हैं। अब अगर आपका MCQ एग्जाम होता है तो पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ ओनर्स फंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ओनर्स फंड। तो आपको ये पाँचों के पाँचों नाम याद होने चाहिए, आगे डिटेल में तो हमने पढ़ना ही है। अब बोरोड फंड की बात करूं, बोरोड फंड का मीनिंग बहुत ईजी है, ऐसा फंड जो लोन या बोरोइंग के थ्रू रेज होता है। अगर मैंने किसी से लोन लिया है, जो ओनर्स फंड का पैसा होता है वो ऐसा लोन कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन बोरोड फंड मतलब वो बोरोइंग है, किसी से हमने उधार में पैसा लिया है जो हमें आगे जाके उसे देना पड़ेगा, वो होता है बोरोड फंड। अब इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड, इनके बारे में भी चैप्टर में सारी डिटेल है आगे आपकी। लोन, अब लोन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, पढ़ेंगे। जैसे हम बैंक से भी लोन ले सकते हैं, हो सकता है हमने पब्लिक से लोन ले लिया हो, अपने रिलेटिव से लोन ले लिया हो, तो वो सारा भी इसी में आएगा। इसके अलावा पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड डिस्काउंट और ICD। ये जो ICD वाला टॉपिक है इसकी सिर्फ आप फुल फॉर्म याद रखना, वैसे ये आपके सिलेबस में इस साल नहीं आ रहा। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये होता क्या है, जब आपस में एक दूसरे के, जैसे अलग अलग कंपनियां एक दूसरे को लोन देती है तो उसको कहते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो ये अब आपके इस साल के सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में आपने कुछ भी नहीं पढ़ना। अब चलो आगे इसके और जो पॉइंट्स हैं, बेसिस हैं डिफरेंस के, वो करते हैं। तो देखो बच्चों अब आगे के क्या पॉइंट्स हैं इसके। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम पीरियड, कि कितने टाइम के लिए बोरोड फंड या ओनर्स फंड का जो पैसा है वो बिजनेस में लगा रहता है। तो अगर मैं ओनर्स फंड की बात करूं तो ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। लॉन्गर मतलब कितना लॉन्गर, जब तक बिजनेस की लाइफ चल रही है। कैसे होता है, देखो आज मैंने कोई कंपनी का शेयर खरीदा, इक्विटी शेयर खरीदा फॉर एग्जांपल, जो ओनर्स फंड का हमने एक एग्जांपल पढ़ा था। अब मैंने वो खरीदा, आज ही कंपनी मान लेते हैं नई नई स्टार्ट हुई थी। अब मेरे को अगर वो कंपनी 5 साल बाद तक, 5 साल तक मैंने वो शेयर अपने पास रखा और मेरे को वो पसंद नहीं आ रही कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो मैं उस शेयर कंपनी से उस शेयर के पैसे वापस नहीं मांग सकता। या तो मुझे वो शेयर किसी और को बेचना पड़ेगा, अब वो मेरे ऊपर है कि मैं उसे प्रॉफिट में बेच पाता हूँ,
क्या शेयर मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उस कंपनी के प्रो शेयर का, या मेरे को लॉस में शेयर को बेचना पड़ेगा। मैं कंपनी के पास तब तक पैसे मांगने नहीं जा सकता जब तक कंपनी बंद नहीं हो रही। तो जो ओनर्स फंड का पैसा होता है वो कंपनी में फिक्स्ड लग जाता है जब तक कंपनी बंद नहीं होगी। और बंद होने के बाद भी हो सकता है मुझे कुछ भी ना मिले, हो सकता है कंपनी की सारी एसेट्स जो है वो बोरोड फंड का जो उन्होंने पैसा लिया था, जो उधार लिया था, वो ही देने में सारा का सारा पैसा कंपनी का ख़त्म हो जाए, तो इक्विटी शेयर को कुछ भी ना मिले। तो जो ये पैसा होता है ये रिफंडेड बहुत रेयर ही होता है कि आपको बोरोड फंड वालों को, सॉरी ओनर्स फंड वालों को पैसा रिटर्न में मिलेगा। और इनको जो रिटर्न में पैसा मिलता है, मैंने आज पैसा इन्वेस्ट किया है तो कुछ मेरे को रिटर्न में मिलेगा। जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो जो ओनर्स फंड को जो पैसा मिलता है उसे बोलते हैं डिविडेंड। चाहे वो आपके इक्विटी शेयर हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, एडीआर जीडीआर हो, उनको जो पैसा मिलता है उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और जो डिविडेंड है वो तभी मिलेगा जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर मेरे को इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो मेरे को इस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये एवरी ईयर आपको डिविडेंड मिलता है कंपनी से, आपके जितना शेयर होगा उसके अमाउंट के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है। लेकिन अगर मेरे पास कंपनी में प्रॉफिट नहीं है तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कंपनी आपको प्रॉफिट दे, आप कुछ बोल भी नहीं सकते उन्हें, क्योंकि जब कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है, जब कंपनी अपने एक्सपेंसेस ही नहीं पूर्ण कर पा रही तो वो आपको प्रॉफिट कहाँ से देगी। अब इसके बाद सिक्योरिटी। जनरली हम किसी को पैसा देते हैं तो हम कुछ बदले में उससे कुछ सिक्योरिटी रखते हैं, गिरवी रखते हैं। जैसे अगर हम बैंक पे लोन लेने जाएंगे तो वो भी हमसे कुछ सिक्योरिटी लेंगे। लेकिन ओनर्स फंड के लिए कंपनी को कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट है कि डज नॉट रिक्वायर एनी सिक्योरिटी। अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, तो उन शेयर होल्डर को कंपनी को कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। ये उनका शेयर होल्डर का ही रिस्क होता है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या बेनिफिट है उसके और क्या लॉसेस है। तो ये है। वहीं अगर मैं बोरोड फंड की बात करूं तो बोरोड फंड जो होते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते हैं कि 10 साल बाद इनका पैसा वापस करना है। अगर मैं बैंक से लोन लूँगा तो 5 साल बाद, 10 साल बाद मेरे को पैसा वापस करना पड़ेगा। तो वैसे ही जितने भी बोरोड फंड के हम आगे सोर्सेज पढ़ेंगे वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते हैं और कुछ टर्म एंड कंडीशन भी होती है। ऐसा तो है नहीं कि बैंक मेरे को 100 करोड़ 200 करोड़ कंपनी को ऐसे ही दे देगा। तो कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाएगा कि आपने ऐसे यहाँ पैसा ला इन्वेस्ट करना है, टाइम टू टाइम हमें बताना है, इन्फॉर्मेशन देनी है कि कितना पैसा खर्च हो गया, क्या प्रोग्रेस है जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करी है। अब इसके बाद इसमें जो रिटर्न मिलेगी बोरोड फंड में उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। जैसे हम बैंक से अगर बैंक से लोन लेते हैं तो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इनका भी जो रिटर्न मिलता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स्ड होता है कि इस रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 10%, 12%, 6%, हमेशा फिक्स्ड होता है पहले से ही। प्लस कंपनी को ये देना ही पड़ेगा चाहे लॉस क्यों ना हो रहा हो या फिर जो अर्निंग है वो लो क्यों ना हो। अगर मेरे को इस साल मान लो ऐसे कोरोना आया, अब कोरोना में कंपनियों का जो प्रॉफिट है वो जीरो भी हो गया कई कंपनियों का या कम हो गया, तो वो इनको मना नहीं कर सकती इंटरेस्ट देने से। वो इंटरेस्ट इनको देना ही पड़ेगा चाहे कंपनी का लॉस और क्यों ना बढ़ जाए। ठीक है। अब इसका देखो सिक्योरिटी। अब जो हम बैंक से लोन लेते हैं वैसे ही जब कंपनियां लोन लेती है तो एक सिक्योरिटी गिरवी रखनी ही पड़ती है कंपनी को, या सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप हो, उनको कोई ना कोई अपनी फिक्स एसेट हो गई या कोई और कह सकते हैं कोई उनकी गाड़ी है या कोई भी एसेट हो वो गिरवी रखनी पड़ती है। गिरवी का मतलब क्या है, इन केस कल को कंपनी डूब गई तो वो जो स्पेसिफिक एसेट है वो बेच के इन बोरोड फंड वालों का ही पैसा दिया जाएगा। वो एसेट किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ओनर्स फंड में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होता। तो कंपनी को ओनर्स फंड का एक बेनिफिट होता है कि हाँ भाई आपको कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी। ठीक है। तो ये इनके बेसिक पॉइंट से। एक पॉइंट हो रहा है आपकी बुक में जो है कंट्रोल का। अब कंट्रोल कैसे, मान लेते हैं मैंने आज एक कंपनी चालू करी, सोल प्रोप्राइटर हूँ। अब मैं चाहता हूँ उसे कंपनी में बनाना, पूरी पब्लिक या कंपनी में बनाना चाहता हूँ, तो मैंने ओनर्स फंड इशू कर दिए, मैंने इक्विटी शेयर बेच दिए। अब इक्विटी शेयर खरीदने का एक क्या बेनिफिट होता है कि अब उनके पास वोटिंग राइट आ गया। वोटिंग राइट किस चीज़ का आ गया कि अगर फ्यूचर में मैं अपनी कंपनी से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न लूँगा, मान लो मैंने कहा इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं 100 करोड़ रुपए की, तो मैं अकेले उस डिसीज़न को हाँ नहीं कर सकता। मुझे अपने सारे शेयर होल्डर्स को बुलाना पड़ेगा, एक प्रॉपर मीटिंग करनी पड़ेगी। अगर वो एग्री होंगे तभी मैं उस इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा सकता हूँ। तो
ओनर्स फंड में क्या होता है, मेरा कंट्रोल, कंपनी का कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है, किन के पास चला जाता है, इक्विटी शेयर या बाकी जो एडीआर जीडीआर होते हैं उनके पास वो शिफ्ट हो जाता है। लेकिन बोरोड फंड में ऐसा कुछ नहीं होता। जो अगर मैंने किसी बैंक से लोन लिया है और अब मैं उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को बैंक से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या डिबेंचर होल्डर्स जो होंगे, बॉन्ड्स जिनको मैंने दे रखे हैं, उनसे कोई परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी। तो ओनर्स फंड में आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, लेकिन बोरोड फंड में कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हो तो बोरोड फंड ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। तो ये था इनके बीच का डिफरेंस। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, जो हमने सोर्सेस पढ़े थे कि इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, और बोरोड फंड के भी पढ़े थे, उनके डिटेल पढ़नी है। यहाँ से अब आपका मेन इन्फॉर्मेटिव चैप्टर स्टार्ट होगा और डिटेल चैप्टर होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है और बच्चों को तभी समझ आ पाता है जब वो डिटेल में पढ़ते हैं, अदरवाइज़ थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रहती है उन्हें। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।